नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र क्लास 12 कक्षा 12 का ये टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, छोटे मोटे प्रश्न आता है इस पार्ट में से। तो इस पार्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। और ये हस्तलिखित नोट्स हैं, यदि आपको ये चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर है 63 77 85 64 51 पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरे को मैसेज भेज दें कि मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है। हाँ, भूगोल शब्द का अर्थ है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफिया से हुई है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। ये मोस्ट क्वेश्चन है, जियो प्लस ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। या फिर भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज। किसने किया भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? इरेटोस्थनीज। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। और ये इरेटोस्थनीज कहाँ के विद्वान थे? यूनानी विद्वान थे। भूगोल पृथ्वी। अब देखो भूगोल क्या है, पहले ये भूगोल पढ़ लेते हैं कि भूगोल क्या है। पृथ्वी और उस पर उपस्थित मानव व प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। पृथ्वी और उस पर उपस्थित मानव व प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। यानी भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण होता है उसके बीच का अध्ययन करते हैं। भूगोल द्वैतवाद पर आधारित है। द्वैतवाद क्या होता है? प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? द्वैतवाद। अब देखो, भूगोल की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब देखो, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं हम? भौतिक भूगोल में प्राकृतिक वातावरण, भू आकृति, वनस्पति, जलवायु, महासागर, नदी, झील, तालाब आदि का अध्ययन करते हैं। यह मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे भू आकृति। यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग आकृति होती है। कई जगह ऊंची होती है तो बहुत सी जगह नीची होती है। नीची मतलब कि वहाँ कोई किसी जगह खाई होती है, किसी जगह ऊंचाई ज्यादा होती है ना। वनस्पति, जलवायु, महासागर आदि है ना। हाँ, अब है मानव भूगोल। ये मानव भूगोल, ये भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ग्रह, नगर, रेल मार्ग हो गया, जाल, जो कृषि आदि होते हैं ना। ये मानव की जितनी भी क्रियाएं इसका अध्ययन किस में करते हैं? मानव भूगोल में। और ये शाखा है ना, शाखा। मानव भूगोल का उदय 18वीं शताब्दी से माना गया है। मानव भूगोल का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। ये आप याद कर लेना। मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। किसको माना जाता है मानव भूगोल के जनक? फ्रेडरिक रेडजेल को। और आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। अब देखो, मानव भूगोल की परिभाषाएं हो रहा है। ये बस यही है, इस पार्ट में ज्यादा कुछ याद नहीं करना। ये तीन परिभाषाएं हैं मानव भूगोल की। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसमें किस पर जोर दिया गया है? संश्लेषण पर जोर दिया गया है रेडजेल की परिभाषा के अनुसार। एलएनसी सैंपल के अनुसार क्या है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। और मानव क्या है? क्रियाशील है, चंचल है। मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। अब है मानव भूगोल की महत्वपूर्ण अवधारणाएं या फिर विचारधाराएं। तो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा। अब देखो, पहले पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को देखते हैं। ये किस इसके जनक कौन है? रेडजेल। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और मानव को प्रकृति का दास माना गया है। अब देखो, उदाहरण के तौर पर देखें तो पहले जब अत्यधिक वर्षा होती थी तो क्या माना जाता था? ईश्वर का प्रकोप माना जाता था। और जब अत्यधिक बिजली कड़कती थी उसको उसको क्या माना जाता था? ईश्वर को क्रोधित माना जाता था। तो पहले क्या था कि प्रकृति के अनुसार कार्य करता था मानव। और मानव को क्या था? मानव छोटा था पहले, मतलब कि मानव को गौण माना गया था और प्रकृति को बड़ा माना गया था। इसे मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है, यानी पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। अब है संभववाद विचारधारा। इसके जनक कौन है? विडाल्डी ब्लास। ये मोस्ट है, विडाल्डी ब्लास। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति मानव के सामने संभावनाएं व्यक्त करती है और उन संभावनाओं का मालिक मनुष्य होता है। इस विचारधारा में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया और प्रकृति को गौण माना गया है। गौण का मतलब होता है छोटा। इसे प्रकृति का मानवीकरण भी कहते हैं। अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसके जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। जनक याद रखना। इस विचारधारा के अंतर्गत न तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया और ना ही मानव को प्रकृति का दास माना गया है। इस विचारधारा में बताया कि रुको और जाओ, विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर। इस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि प्रकृति को क्षति ना पहुंचे। इसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मानव भूगोल के क्षेत्र देखो।
ये याद कर लेना आप। जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। अब है सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। ये था इसमें सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र देख लो। इसके भी उपक्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल के। सामाजिक कल्याण का भूगोल, संस्कृति किसका अध्ययन किस में अध्ययन करते हैं? सामाजिक भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल में, भूगोल का अध्ययन किस में करते हैं? सामाजिक भूगोल में। व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, अवकाश भूगोल किस में अध्ययन करते हैं? सामाजिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में क्या क्या आते हैं? कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल। अब पहले ये देख लो कि जो आर्थिक भूगोल है, ये रहा, मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र में आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र देख लिए। अब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हमने देख लिए हैं, ये रहे। अब है राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, निर्वाचन और भूगोल और सैन्य भूगोल। अब देखो कुछ ये जर्मन के वेता थे, भूगोल वेता। रेटजेल, हम्बोल्ट और कार्लेटर कहाँ के थे? जर्मन के। हर्बर्टसन और मैकिडर कहाँ के थे? ब्रिटेन के। सैंपल कहाँ थे? अमेरिका के थे। विडाल डिविलास कहाँ के हैं? फ्रांस के थे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप कॉपी में। 1970 के दशक की मानव भूगोल की 3 नई विचारधाराएं आई थी। 1970 के दशक में आई 3 नई विचारधाराएं कौन सी है? कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा थी। तो पहले कल्याणपरक विचारधारा को देख लेते हैं। इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। कल्याणपरक विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है, मोस्ट है। आमूलवादी विचारधारा, इस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किस विचारधारा में हुआ है? अमूलवादी विचारधारा में हुआ है। और इस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अब व्यवहारवादी विचारधारा, इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव की जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर बल दिया जाता है। किस विचारधारा में धर्म आदि पर बल दिया जाता है? व्यवहारवादी विचारधारा में। अब मानव भूगोल के विकास किस प्रकार से हुआ? आरंभिक उपनिवेश का युग यानी 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। इसमें क्या हुआ? अन्वेषण और विवरण यानी कि जांच पड़ताल की गई। किस उपागम में? यानी आरंभिक उपनिवेश की अवधि क्या है? 15 17वीं शताब्दी। और इसका किस उपागम का उदय हुआ? अन्वेषण और विवरण, जांच पड़ताल, है ना। उत्तर उपनिवेश काल की अवधि क्या है? 18वीं 19वीं शताब्दी। इसमें क्या हुआ? प्रादेशिक विश्लेषण, अलग अलग प्रदेश की छानबीन की, जैसे कहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, अलग अलग प्रदेश के आधार पर। ठीक है। अब है अंतर्युद्ध की अवधि, ये मोस्ट है। अंतर्युद्ध की अवधि कौन सी है? 1930 का दशक। ये प्रश्न आता है कि अंतर्युद्ध की अवधि कौन सी है? 1930 का दशक। और इसमें किस उपागम का उदय हुआ? क्षेत्रीय विभाजन हुआ। यानी 1930 के दशक से क्षेत्रीय विभाजन शुरू हो गया। अब 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक इस उपागम का उदय हुआ? स्थानिक संगठन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ये किस अवधि में बनी? 1950 से 1960 के दशक में। अब 1970 के दशक की विचारधाराएं थी आमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, कल्याणपरक विचारधारा, भी मैंने पीछे बताया था। अब 1990 के दशक में कौन क्या हुआ? तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, भूगोल में उत्तराधुनिकवाद का उदय हुआ। अब आगे मोस्ट क्वेश्चन लाऊंगा मैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।